गुड इवनिंग छात्रों। जैसा कि आज मैंने सोचा था कि आपको एक पेपर और धीरे-धीरे बताना शुरू किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसा क्लास में है, उसके बाद थोड़ा-सा वीडियो से भी हो जाए इस बार रिवाइज़ 23-24 के लिए। ये 23 और 24 के लिए आपका पेपर 3 से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है पेपर 3 का। वैसे तो इसके अंदर 5 पेपर होते हैं, रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न कहा जाता है, और 5 पेपर हैं आपके, हर पेपर 60 नंबर का। तो पुराने वीडियोज़ भी हैं हमारे इसके ऊपर, पुराने पेपर्स भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, और नया भी मैं 23-24 का आपको दे ही रहा हूँ। तो 22-23 का आपको पेपर मिल जाएगा इसका। तो पहला पेपर तो तरंग और ध्वनि है। देखिए छात्रों, रेडियो टीवी पुराना नाम है ये। बेसिकली रेडियो सिग्नल होता है, और रंगीन टेलीवी मतलब है कि कलर्ड वीडियो सिग्नल, जो कि आज मैं मोबाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यही है आपका सिग्नल। तो 5 पेपर में पहला तो तरंग आप जानेंगे और ध्वनि जानेंगे, जैसा कि मेरी तरंग और ध्वनि जानेंगे तो उसका सिद्धांत, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा विद्युत और चुंबक, इस मोबाइल के अंदर भी विद्युत और चुंबक है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर बेसिक छोटे-छोटे उपकरण जो लगे हुए हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। रेजिस्टेंस है, डायोड है, कैपेसिटर है, ये सब चीज़ें आप देखे भी हैं। किसी भी दुकान पे जाएँगे तो आप मिल जाएगा आपको, और लैब में देखते हैं वो चीज़ दुकान पे भी है। मल्टीमीटर जैसे कॉमन है, डॉक्टर के लिए आला, आपके लिए मल्टीमीटर। दूसरा है आपका रेडियो सिग्नल, रेडियो चौथा पेपर, और पाँचवाँ पेपर रंगीन टेलीविज़न, और छठवां आपका प्रैक्टिकल 400 नंबर का होता है, और 60 नंबर का ये देखें तो 5 पेपर 300, कुल हो गए 700। तो 700 नंबर के ये पेपर हैं, जिसमें 400 का प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में करा दिया जाता है, और 5 पेपर पढ़ाए जाते हैं, और इनको जो है 60-60 नंबर का, ये आप पीछे भी देख सकते हैं। आइए हम लोग गेस करते हैं इस साल के लिए पेपर 3 को। पेपर 3 चूँकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाएँ तो बहुत अच्छा करियर है आने वाले समय में, इसी का ज़माना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद कंप्यूटर और फिर सॉफ्टवेयर सब हो जाता है, तो बेस इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसके अंदर संभावित क्वेश्चंस जो देखे गए हैं पिछले 5 सालों में, 20-25 क्वेश्चन रहते हैं। 60 नंबर का पेपर है, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 के, 4 के, 8 के, और लगभग सभी प्रश्न करने रहते हैं। तो मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन हैं, मैंने इसमें 30-35 क्वेश्चन लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही आएगा, लेकिन लगभग कॉन्सेप्ट यही है। दो मतलब पेपर व मतलब जो 2 किताबें हैं आपकी, उनके अंदर का कॉन्सेप्ट यही है। तो आंकिक थोड़ा हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन अगर थ्योरेटिकली आपने सारे पेपर्स को आंकिक के साथ या करके वो देता रहता है, उसमें प्रश्न में रहता है, आप पेपर देख लें पीछे का, तो पेपर 3 देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स करके होगा बेसिक, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, और भी आपका रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो को सुन लीजिएगा आप ध्यान से। तो जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, कहीं-कहीं आए हैं तो मैंने उसको डाल दिया है आंसर सहित, और कहीं-कहीं जैसा क्वेश्चन है उस पर मैं हल्का-हल्का आपको एक हिंट देता जाता हूँ। बाकी तो आपका चैट जीपीटी भी है, और मैं अब तो साइंस आगे है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर पा जाएँगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सब जानते हैं, जे थॉम्सन साहब ने की। 1 ग्राम अगर परमाणु आपके पास है तो उसके अंदर कितने परमाणु होंगे? तो 6 गुणे 10 घाते 23, 10 घाते 23 परमाणु होते हैं 1 नंबर का। और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या था? तो बेसिकली जब परमाणु की खोज थॉम्सन साहब ने जब खोजा था इन रदरफोर्ड से पहले, तो उन्होंने कहा था ये खरबूजे जैसा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है धँसे रहते हैं, और इतना कह के बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं डिटेल किया और हट गए। तो रदरफोर्ड उसके दूसरे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अल्फ़ा कण का इसके ऊपर, अल्फ़ा कण जो पॉजिटिव होता है उसका सोने के प्रपत्र पर उन्होंने जब उसको डाला, तो ये पाया कि कुछ कण सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ तिरछे हो रहे हैं। अगर हम इसको बना के देखें तो ऐसा था, जैसे मान लीजिए ये सोर्स है, और जब डाला तो कुछ कण सीधे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ सीधे वापस लौट आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रदरफोर्ड को मिली।
तो रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर मैं पॉजिटिव फेंक रहा हूँ तो जो बीच के अंदर का है, इसके अंदर यहाँ पे कहीं नाभिक है बीच में, और ये नाभिक जो है इस कण को वापस कर दे रहा है पॉजिटिव को, तो इसका मतलब नाभिक भी इसके अंदर पॉजिटिव होगा। तो ये इन्होंने आगे अपना एक खोज की। दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं और जो पॉजिटिव को उल्टा घुमा दे रहे हैं, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा भी उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ खाली निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि परमाणु के अंदर कुछ खोखलापन भी है। ये सब बातें रदरफोर्ड साहब ने कहीं। उसके बाद इनमें कमी यही थी कि ये इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं परमाणु के किनारे, ये सॉरी नाभिक के किनारे, तो ये जो है इसके अंदर जब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके अंदर गिर क्यों नहीं जाता। बात भी सही थी, और यही इनकी कमी मानी गई कि इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की। इन्होंने यहाँ एक गुरुत्वाकर्षण बल को दे के अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया, और इसी चीज़ को बोहर ने आके दूर किया, जो अगला वैज्ञानिक था इनके बाद का, बोहर मॉडल। तो उसने जब दूर किया तो उसने बाकायदे समझाया कि नहीं, केंद्र में आपका एक नाभिक होता है, और इस केंद्र के बाहर जो है कक्षाएं होती हैं, जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसने फार्मूला भी दिया 2n²। n क्या है, कक्षा की संख्या, तो पहली कक्षा होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा होगी तो यहीं आप रख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। तो ये किसने बताया, ये आपका बोहर साहब ने बताया। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हर कक्षा की एक ऊर्जा है। जैसे आप कक्षा 7 में हैं तो आप 7 में रहेंगे, 8 में नहीं जा सकते। ठीक है, तो हर कक्षा की एक ऊर्जा है। 7 की कक्षा है तो 7 के ही बच्चे पढ़ेंगे, 8 की कक्षा है तो 8 ही बच्चे पढ़ेंगे, और ये फार्मूला इन्होंने 2n² दे दिया हर कक्षा का, और इसी कक्षा को ऑर्बिट भी कहते हैं। तो ये परमाणु की पूर्ण रूप से बोहर साहब ने इसको हल किया और समझाया। तो पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। एक नंबर है, परमाणु क्रमांक अगर बराबर है तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के होता है। तो परमाणु क्रमांक अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। और तार और वायर के प्रकार लिखें। तार क्या होता है, वायर क्या होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं तार या वायर क्या है, और आपके घर में भी है। और इसी में केबल होती हैं कुछ जो आपके ट्रांसफार्मर पर रहती हैं, 220 440 वाली, कुछ 332 किलोवाट की होती हैं, 11 किलोवाट की होती हैं। तो वही ग्रेड के इस आधार पर कितने प्रकार की हैं, इसे आपको बताना है। स्विच क्या है, तो स्विच क्या है, आपके घर में लगा हुआ है सर्किट बल्ब बुझाने के लिए, जो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे, वही आपका स्विच है। और इसके प्रकार आप बताएं, थोड़ा चैट जीपीटी से पूछिए। प्रतिरोध क्या है, तो इसके प्रकार बताइए। प्रतिरोध क्या है, किसी भी के मार्ग में अगर आप अवरोध उत्पन्न करेंगे तो वही ना प्रतिरोध है। तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और इसको हम आर से दिखाते हैं। सीधा सा उत्तर है। और ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, चूँकि तार में जाएगा ये, तो तार में जो आपका प्रतिरोध होगा तो किन पर निर्भर करेगा, उसकी लंबाई पर निर्भर करेगा। हाँ, और उसके बाद उसकी जो तार है वो गोलाई है, तो उसको काटेंगे तो क्षेत्रफल होगा ना, तो उसके क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या होगी उसकी आर, तार की, तो त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो लंबाई पर और तार पर तो त्रिज्या पर तो निश्चित निर्भर करेगा। और भी आप जान लें। रियोस्टेट क्या है, देखिए ये फिजिक्स के लैब में आप जाएंगे तो एक रियोस्टेट रखा होगा जो आप रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ये रियोस्टेट आपका ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको प्रतीक अगर आप दिखें तो ऐसे बना के रेजिस्टेंस और इसमें तीर लगा दें तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो अगर आपको कम ओम चाहिए, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, तो अगर कम चाहिए तो इधर खिसकाइए, ज़्यादा चाहिए तो इधर खिसकाइए। इस तरह से ये फिजिक्स लैब में रखा रहता है। यदि प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, ठीक है बात है। प्रतिरोध अगर समानांतर में जुड़े हैं तो देखिए इस तरह से होंगे। इस तरह ये प्रतिरोध यहाँ जुड़ गया और दूसरा यहाँ जुड़ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, समानांतर हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसमें धारा अलग हो गई, इसमें धारा अलग हो गई। धारा का जब बंटवारा हो गया तो वो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 ओम का है तो इसमें रख दीजिए 1/1 1/1, तो तुल्य प्रतिरोध आर। यही इसका समानांतर का सूत्र है। और यही अगर प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं इस तरह से,
तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ओम का मात्रक ये है, इस तरह से दिखाएंगे। और अगर ये R1 है, R2 है, तो यहाँ सूत्र इसका R बराबर R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 2, तो उत्तर 2 हो जाएगा आपका। उसी तरह से इंडक्शन क्या है, ये भी आप एक कॉइल को जब आप तार के कॉइल को बनाते हैं, कॉइल बनाते हैं, तो उसके अंदर जब विद्युत चुंबक का प्रवाह होता है तो उसके अंदर धारा उत्पन्न होती है, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। और ये इंडक्शन यल से, और मात्रक इसका है हेनरी, इसका मात्रक है, यल से प्रदर्शित करते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है ये भी आप खोजिए। अननोन प्रेरण मैं आपको बताता हूँ कि अननोन प्रेरण क्या है कि जब एक कुंडली में धारा उत्पन्न दी जाती है, वोल्टेज दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम अननोन प्रेरण कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर भी काम करता है। कई उत्तर हैं यहाँ पर आपके अननोन प्रेरण के। अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जब हम, प्राथमिक कुंडली कहेंगे, प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा वोल्टेज लगाते हैं तो इसके कारण इसमें ऑटोमेटिक धारा और वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी को हम अननोन प्रेरण कहेंगे। और ट्रांसफार्मर का यही सिद्धांत भी है, चित्र भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। और कार्य भी मैंने आपको बताया कि इसका कार्य क्या है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करना और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना। जैसा कि आपके गांव में जो लगा है वो 440 है और 220 करके आपको देता है, तो स्टेप डाउन तो पहला हो गया। और एक स्टेप आप जो आपके सब स्टेशन में लगा हुआ है वहाँ आता है, तो उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, तो वहाँ दोनों होते हैं। लेकिन गांव में आपके कौन सा है, स्टेप डाउन। तो इसके प्रकार भी हो गए। और सूत्र अगर आप दें तो वीपी प्राइम वी एस बटा वीपी बराबर एन एस बटा एन पी, ये आपका सूत्र होता है वोल्टेज का, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। और कुंडलियों की संख्या एन पी, प्राइमरी कुंडली एन से दिखाएंगे, नंबर ऑफ टर्न जो आपने यहाँ ट्रांसफार्मर में टर्न बनाए हैं, इधर इधर ये ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है आपका, ये आपने ट्रांसफार्मर बनाया, तो ये जो कुंडली है ये एन से हम दिखाते हैं। और इधर के वोल्टेज को वीपी और इधर के आईपी, इधर यही वीएस और ये आपका आईएस और यही आपका अरे वी होगा वोल्टेज करंट और फेरों की संख्या आपका एन एस, इस तरह से ये। और सूत्र भी याद करने का तरीका है, देखिए सब में तो सेम होगा, वी एस अपान वी पी, एन एस अपान एन पी, लेकिन आई जो होगा उल्टा हो जाएगा, आई पी अपान आई एस। तो अगर सवाल भी आ गया तो 3 देगा, चौथा पूछ लेगा आपको। अब स्टेप अप में कौन ज़्यादा रहता है, स्टेप अप जब बोला जाए तो आप समझ लीजिए प्राइमरी कुंडली में और सेकेंडरी कुंडली में अंतर से ही उच्च स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। तो अब स्टेप अप में प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी या स्टेप डाउन में होगी, ये मैंने आपको सवाल दिया। ये आप सवाल एकदम प्रयोग करिए जीपीटी का, और उससे आप पूछिए कि स्टेप डाउन में किस में प्राइमरी कुंडली में धारा कम होगी, सॉरी नंबर स्टेप अप अगर ट्रांसफार्मर है आपका तो फेरों की संख्या किस में ज़्यादा होगी, तो वही उल्टा उसका डाउन में हो जाएगा। इसमें हानि क्या होगी, देखिए ट्रांसफार्मर है चल रहा है तो इसके अंदर हानि तो होगी आपको। हानि क्या है, जैसे कॉपर उसके अंदर लगा है तो कॉपर का लॉस होगा। और उसके अंदर कोर जो बनी है वो मान लीजिए इंसुलेटेड हैं लेकिन लोहे की हैं, तो उसके अंदर वो लोहा आपका एक तरह से वो भी गर्म होगा तो उसके अंदर भी आयन होगी। तो इस तरह से आप 2 हानि के नाम ले सकते हैं कि ईडी करंट का लॉस होगा, उस लोहे के अंदर आपका बहेगा, तो ईडी करंट का से उस लोहे का लॉस होगा और कॉपर लॉस होगा। इसके प्रकार अगर बताएं तो ऑटो ट्रांसफार्मर और जो है आपका स्टेप अप स्टेप डाउन, कई तरह के ट्रांसफार्मर हैं। और टर्न रेशियो क्या है, तो प्राइमरी देखिए एन पी अपान एन एस मैंने लिखा है, यही आपका टर्न रेशियो 1 नंबर का सवाल है, एन पी अपान एन एस। स्किन इफेक्ट क्या है, ये थोड़ा सा चैट जीपीटी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो भी छोटा रहे। और धारा की परिभाषा क्या है, देखिए सिंपल सी धारा की परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा को हम धारा कहते हैं, या प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा को हम धारा कहते हैं। Q इक्वल टू आई टी, आवेश, इसको भी हम आई टी
आई टी, ये बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश के प्रवाह की दर को भी हम धारा कहते हैं। तो 3 तरह से आप धारा का नाम बता सकते हैं। चालकता क्या है, वही रेजिस्टेंस का 1/R कर दीजिए, तो इसका चालकता इसे कहेंगे, और मोह इसका मात्रक होगा। शक्ति एवं ऊर्जा को आप एकदम समझिए जीपीटी से। और 1 यूनिट का सूत्र अगर लिखना है आपको, तो वाट गुणे घंटा बटा 1000, ये आपका 1 यूनिट का सूत्र है। अगर आप घर में पंखा भी लगाए हैं, तो आप मान लीजिए 100 वाट का पंखा लगाए हैं और दिन भर में 10 घंटा चलाते हैं, तो आप अपना यूनिट निकाल सकते हैं कि आपका पंखा कितना यूनिट खाया, और आपकी पूरे घर की बिजली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जहाँ जहाँ जल रहा हो, और उसका वाट पता होना चाहिए आपको। संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कैपेसिटर क्या है, ये आप अक्सर टीवी में देखे होंगे कि जब टीवी ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ धारा रह जाती है, छूने पर करंट मारता है। होता क्या है कि कैपेसिटर जो होता है ये धारा को, इलेक्ट्रॉन को संचित करता है, और फिर जब आप सर्किट ऑफ कर देते हैं तो ये उनका उत्सर्जन करता है, मतलब अपने आप को खाली करता है। तो इसके अंदर धारा को इलेक्ट्रॉनों को संचय करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे कैपेसिटी के नाम से कैपेसिटर कहा गया है। और स्विच ऑफ करेंगे तो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तब भी थोड़ी बहुत धारा रहेगी, इसीलिए आपको टीवी जो है करंट मारती है। अब इसको आप सीरीज में और पैरेलल में जोड़ेंगे तो वही जो आपने रेजिस्टेंस का किया है उसी का ठीक उल्टा सूत्र बनेगा। यहाँ देखिए उसका सीरीज वाला यहाँ आ गया समानांतर में, और ये समानांतर वाला उसका जो है इसका आ गया इस तरह से उल्टा हो गया सूत्र, और तरीका भी वही समानांतर सीरीज लगाने का। मल्टीमीटर का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, ये तो सब आप लोग जानते हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में, वोल्टेज ज्ञात करने में, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट मापने में, और अगर कोई तार टूटा है तो उसको मापने में इसका हम प्रयोग करते हैं। लाउड स्पीकर का सिद्धांत क्या है, लाउड स्पीकर आप बोल रहे हैं लाउड स्पीकर, और वहाँ लाउड स्पीकर बाहर लगा है, नेताजी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो लाउड स्पीकर क्या करता है, वही करता है कि ध्वनि सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, सॉरी आपने माइक्रोफोन से बोला है ना, तो आपका वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल देना, ध्वनि में बदल देना, यही इसका सिद्धांत हुआ। कई प्रकार हैं इसके, डायफ्राम करके और कौन प्रकार का, ये आप पूछ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। माइक्रोफोन तो आप खूब देखे हुए हैं, इसका भी सिद्धांत यही है कि यह ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इसके प्रकार बता दीजिए। डायोड क्या है, डायोड तो आजकल एलईडी भी है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो डायोड होता क्या है, डायोड बेसिकली देखिए इस तरह से बनाया जाता है। ये डायोड है आपका, इसमें एक सिरा प्लस एक माइनस, और एक ही दिशा में ये धारा जाने देता है। डायोड की एक खासियत भी है, और यह इसका मुख्य काम है एसी को डीसी में बनाना। तो यही एसी में डीसी बनाना, इसी को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, या इसीलिए डायोड को हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो डायोड भी कहते हैं, रेक्टिफायर भी इसका नाम है, और ये एसी को डीसी बनाता है और एक ही दिशा में धारा जाने देता है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये एक ही तरफ से सुई हिलाएगा, दूसरी तरफ से सुई नहीं हिलाएगा। अगर हिला रहा है तो गलत है, तो ये डायोड जो है आपका ख़राब है। तापायनिक उत्सर्जन क्या है, देखिए तापायनिक उत्सर्जन क्या है कि ताप, धन, आयन और उनका उत्सर्जन, यही आपका तापानिक उत्सर्जन है। मान लीजिए आपने किसी धातु को गर्म किया, अगर आपने जब आप गर्म करेंगे तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये धातु है, इसको हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और वो उत्सर्जन को अगर हम पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। तो इसी को हम कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। मतलब अगर धातु को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उन्हीं के उत्सर्जन को हम तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। और जो है इसका कार्यफलन क्या है, तो कम से कम ऊर्जा जिससे कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो कम से कम, ये आपका कार्यफलन हो गया। पीएन संधि क्या है, जब वही डायोड कैसे बनता है, एक में पॉजिटिव रहते हैं और एक में यन रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं
तो ये हमारी बन जाती है पीएन संधि और इसी पीएन संधि को हम डायोड भी कहते हैं। तो सेम उत्तर है इसका। और इसके उपयोग बताइए, तो उपयोग में क्या है कि आप मोबाइल लिए हैं, चार्जर लिए हैं, तो आपका तो मोबाइल डीसी से न चार्ज होगा, एसी से तो होगा नहीं। तो आप इसका उपयोग करने के लिए हम बहुत से उपयोग लिख सकते हैं कि साहब हम बैटरी लिमिटर में इसका प्रयोग करते हैं, एसी को डीसी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और एसी डीसी में अंतर भी बता दीजिए। तो एसी में क्या है कि आवृत्ति होती है, हर्ट्ज लिखा होता होगा, और डीसी में सिर्फ वोल्ट लिखा रहता है। इसमें हर्ट्ज भी रहता है, वोल्ट के साथ हर्ट्ज भी रहता है। तो इसके अंदर आवृत्ति होती है और डीसी में आवृत्ति नहीं होती है। और ये थोड़ा सा खर्चीली होती है डीसी, और एसी थोड़ी कम खर्चीली होती है अगर दूर ले जाना है तो। आप सोलर में देख सकते हैं और टावर को भी एसी में जाते हुए देख सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का परिपथ बनाइए। मैं पिछले वीडियो में इसको बना के बढ़िया से समझाया हुई हूँ आपको, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और 8 नंबर का ये सवाल ज़रूर पूछता है, मैं बार बार नहीं, इसको पीछे वीडियो में मैंने आपको दिया है। और फिर एक क्वेश्चन मैंने 1 नंबर का पूछ दिया आपसे, रेक्टिफायर क्या है, वही चीज़ है, डायोड है आपका। तो छात्रों ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 3 है, तो रेडियो टीवी का। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसी तरह से 1-2 पेपर दिसंबर में आपको पाँचों पेपर के एक कॉन्सेप्ट ज़रूर दूँगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और पहले दूसरे तीसरे पेपर को आप देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन रहते हैं, और चौथे पाँचवें में थोड़ा कम रहते हैं। आप उनको देख के आप उनका भी रिवीजन कर लीजिएगा। मेनी मेनी थैंक्स।